कि जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाया वो आप कर पाओगे। तो ये सब बातें हैं जी, सीएम हो चाहे जो मर्जी हो, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना जिसमें पावर नहीं है। बताओ मैंने कभी बोला कि हाँ भाई पुलिस बल के साथ जाए, तस्करों को पकड़े, ये बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसका वर्चस्व कितना प्रभाव डाल सकता था। अगर आज 100 मौतें होती है ड्रग्स में, तो मेरा मानना है इतना सा करने से 100 में से 60-70 रुक सकती थी। ये नया केजरीवाल बनने की ओर दौड़ रहा है, ये भी आप कर रहे हो, तो आप औरों से अलग कैसे हुए? की बात है, 30-35 परिवार बचा लेना एक अचीवमेंट है। कौन सामने मतलब अर्जुन के तीर का निशाना है? एक पार्टी को जिताते हो, अगली बार उसी को हराने की बात करते हो, फिर दोबारा उसको जिताने की बात करते हो। ये क्या चल रहा है? ड्रामा ही चल रहा है ना। और जनता अभी भी इसको नहीं समझ रही, तो वो समझाने की लड़ाई है हमारी। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। उस कीचड़ से खुद को कैसे बचा पाओगे? देखो 100 में से 70 बच्चे जो मरे होंगे ना जी, वो पंजाबी बोलने वाले बच्चे थे। कास्ट है जो मर्जी हो, पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे वो सारे के सारे। तो बताओ काहे का लीडर हुआ कोई पंजाबी? बाकी ये जो सड़कें टूटी होना, पानी भरा पड़ा है, ये सब चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी अलग व्यक्ति थे, नरेंद्र मोदी जी अलग व्यक्ति है, अमित शाह अलग व्यक्ति है, तीनों में कोई मैच नहीं है। महिलाओं से बड़ी कोई दलित वर्ग ही नहीं था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपका अपना साथी प्रदीप पिलानिया। आज हमारे साथ हैं सीए दरवेश। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम सिरसा विधानसभा के अंदर और जो सिरसा जिला के 5 विधानसभा हैं उनके अंदर जो भी उम्मीदवार मैदान में कूद रहे हैं उन सब के पास आपको लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी के साथ आज हम सीए दरवेश के पास पहुंचे हैं और जानेंगे उनके पास क्या विज़न है। अगर वो विधानसभा में पहुंचते हैं तो उनके पास रोड मैप क्या है, और वो एक जो राजनीति को कीचड़ बता रहे हैं उस कीचड़ को साफ करने का उनके पास क्या तरीका है। तो चलो चलते हैं सीए दरवेश जी की ओर। सीए साहब राम राम। राम 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 प्रदीप जी, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हो मुझे अपनी बात रखने के लिए, और आपके सभी सवालों का जवाब भी देंगे, बिल्कुल जोश के साथ देंगे जी। देखिए जी सीए साहब, ये प्लेटफॉर्म जनता का है और सवाल भी जनता के हैं। हाँ जी, बस हम तो एक माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सीए साहब कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है सर। जो हमने सोचा था, जिस तरीके से सोचा था, जिस बजट में सोचा था, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। हम औरों को देख के हम अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। हमने पहले दिन सोचा था भी जितना जो रण आचार संहिता के बाद जो मचना है, उस रण में भी हम हमारे तरीके से चलेंगे, हम औरों को कॉपी नहीं करेंगे, बस उसी को मेंटेन कर रहे हैं सर। आप औरों को कॉपी नहीं करोगे, आचार संहिता के आप कह रहे हो कि हम एक नियम मान रहे हैं। हाँ जी। तो सिरसा की अगर राजनीति की बात करें तो सिरसा की राजनीति तो धन और बल की ओर बढ़ती जा रही है। अगर कहीं भी बात करें तो आज सिरसा के किसी भी गांव में निकलते हैं तो धन की बातें चल रही है। तो इस धन और बल की राजनीति में आप ये कैसे सर्वाइव कर पाओगे? देखिए सर, धन बल की राजनीति होगी चाहे, वो तो हमें पहले दिन से पता है, और अगर हम भी वही करेंगे तो हमारे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें पता ही था ना कि अगर धन और बल की बात करनी तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों आए यहाँ पर? वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमसे धन भी ज़्यादा है उनके पास, बाहुबल भी हमसे ज़्यादा है। तो हम उस सोच के स्वामी नहीं हैं। हमारी वो टारगेट ही नहीं है कि हम लोगों से धन के कारण हम उनको आकर्षित करें या कोई बाहुबल दिखाएं। हमारे पास हमारा विज़न है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम छोटे बच्चों के माँ बाप हैं। हम सिर्फ छोटे बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ बेटर करना चाहते हैं। अगर आप भी छोटे बच्चों के माँ बाप हो, आपके घर में भी कोई छोटे बच्चे हैं, आपके नाती हो चाहे पोते हो, कोई भी है, अगर आप उनको एक बार देख लोगे कि इनका भविष्य कैसा होने वाला है, आने वाले, जैसे अभी मैं, आप रिपोर्टर हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कवरेज करो, आप नंबर्स लेके आओ, आपको सैकड़ों बच्चे दिखेंगे जिनकी पिछले कुछ ही सालों में ड्रग्स के कारण मौत हुई है। अगर सैकड़ों मौतें अभी हो चुकी तो आने वाले 5 से 10 साल में कितनी मौतें होने वाली है? हजारों लाखों मौतें होने वाली है, और इसकी कोई बात नहीं कर रहा। आज भी जब ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जितना ये शोषा क्रिएट किया जा रहा है, इस सारे शोषे में ड्रग्स का जिक्र नहीं है। वो जितनी मौतें हो चुकी हैं, वो जो हमारे विधायक हैं ऑलरेडी, कि उन्होंने कभी जिक्र किया उसका? कभी उन्होंने कुछ जिम्मेवारी ली? हाँ भी 100 में से कोई 5-10 मेरे भी कारण है जी, मैं भी इतना शायद रोक सकता था कुछ। कोई बात नहीं कर रहा। एमएलए के पीछे एमपी इलेक्शन में भी कोई बात नहीं हुई। लोग बस एक हवा क्रिएट होती है, उस हवा के हिसाब से लोग वोट दे देते हैं। अभी लोग, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी बहुत चीज़ें देखता हूँ, खबरें आ रही हैं, लोग बगैर मुद्दों के फलाना आदमी आएगा, फलाना आएगा, ये पार्टी आएगी, इस पार्टी के इस बंदे को वोट मिलेगा। लोगों के पास भी जिक्र नहीं है मुद्दों का। हमारी लड़ाई सिर्फ लोगों तक है कि उनके मन में हम चीज़ें लेकर जाएं कि आप क्या कर रहे हो यार, आप ये हमेशा पार्टीबाजियों में फंसे पड़े हो इतने सालों से। मैं पीछे भी कल परसों किसी को कह रहा था कि आप एक पार्टी को जिताते हो, अगली बार उसी को हराने की बात करते हो,
फिर दोबारा उसको जिताने की बात करते हो। ये क्या चल रहा है? ड्रामा ही चल रहा है ना। और जनता अभी भी इसको नहीं समझ रही, तो वो समझाने की लड़ाई है हमारी। सीए साहब, ये ड्रामेबाजी और पार्टियों की बात पर बाद में आते हैं। अगर आपने नशे का जिक्र किया है, हाँ जी, तो नशे पर ही बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ओरडा के अंदर एक रैली करते हैं जिसमें लगभग 35 के समथिंग वो नशे से सिरसा के अंदर मौतें स्वीकारते हैं। उनके पास तो पूरा पावर था, मुख्यमंत्री था। आप तो अगर विधानसभा में पहुंचते तो आप अकेले विधायक क्या कर पाओगे? अगर एक पूरा मुख्यमंत्री या एक पूरी सरकार नहीं कर पाई, तो आपके पास ऐसा क्या विजन है कि जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाया वो आप कर पाओगे? अब आपने मुख्यमंत्री की बात करी, अब मैं आपको वैसी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ। हमारे यहाँ के एमएलए गोपाल कांडा जी थे, एमपी हमारी सुनीता दुग्गल जी थे। हमको कि सिर्फ एमएलए की बात नहीं, नशे की बात सबसे हर नेता से संबंध रखती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि हमारे एमएलए हर गांव में जा रहे होते। सोचो एक बार कि हर गांव में जा रहे होते, आप जैसे हम जैसे जो यंग बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनसे मिल रहे होते कि हाँ भाई ठीक है ना, हर गांव में टीम बना ले, युवा लड़कों से मिले कि भाई नशे से दूर रहना है, उनको मोटिवेट करते। तो बताओ कि बच्चों पे इफेक्ट नहीं पड़ता कि एमएलए लेवल का बंदा हर गांव में जाता है और यूथ से मिलता है। कभी कभार महीने 2 महीने में अपने ऑफिस में मीटिंग कर ले, बुला ले युवाओं को, हाँ भाई सबकी युवाओं की मीटिंग है आज, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ता? क्या हमारे एमएलए कभी गए? क्या कभी युवाओं की मीटिंग ली, उन्हें मोटिवेट किया? तो ये सब बातें हैं जी, सीएम हो चाहे जो मर्जी हो। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, जिसमें पावर नहीं है, बताओ मैंने कभी बोला कि हाँ भाई पुलिस बल के साथ जाए, तस्करों को पकड़े? ये बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसका वर्चस्व कितना प्रभाव डाल सकता था। अगर वो हर गांव मोहल्लों में जा रहा होता, ये जितने मोहल्ले हम देखते हैं जहाँ पर नशे का ज़्यादा कारोबार हो रहा है, वहाँ उसकी भी गाड़ी चक्कर लगाते, अगर महीने में 1-2 बारी वो टीमें बना रखी होती उसने, तो उसका 100% प्रभाव पड़ता है सर। अगर आज 100 मौतें होती है ड्रग्स में, तो मेरा मानना है इतना सा करने से 100 में से 60-70 रुक सकती थी कि एमएलए की सीधी नज़र है और बच्चों को मोटिवेट करता है वो। अब क्या है, हमारे एमएलए साहब मेरे साथ सिरसा में नहीं आते होंगे, और चलो आते भी होंगे तो इस तरह की एक्टिविटी उनके दिमाग में ही नहीं है। और एमएलए की बात नहीं है सर, और भी जो नेता हैं जो खुद को पावरफुल नेता कहते हैं, खुद को यूथ लीडर कहते हैं, उनके साथ यूथ चलता भी है। क्या आपने कभी देखा कि वो कभी ड्रग्स पे बात कर रहे हूँ, अपने साथी युवाओं को ही मोटिवेट कर रहे हूँ? उनके विजन में नहीं है सर। और ये सब कहने की बातें हैं कि पॉलिटिक्स लेवल पे या विधानसभा लेवल पे इस पर कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। बात है नीयत अगर होगी तो कामयाबी मिलती है जी। नीयत की कमी है, कोई राजनीति की बात नहीं है इसके अंदर। सीए साहब, आप कह रहे हो कि हम एक लोकल लेवल पर, ग्रास लेवल पर, रूट लेवल पर टीमें बनाएंगे। हाँ जी। क्या वो टीम कितनी कामयाब हो पाएगी? अगर हम इन्हीं टीमों की बात करें, अगर नेहरू युवा केंद्र की बात करें, तो इनके तत्वाधान में पता नहीं कितने युवा क्लब चल रहे हैं, और वो युवा क्लब आप बना रहे हो या वो युवा टीम आप बना रहे हो, तो वो कहाँ तक का इम्प्लीमेंट कर पाओगे आप? सर पता है क्या जी, एक छोटी सी बात का आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों पे कैसे प्रभाव पड़ जाता है कही गई बातों का। कि मेरे नाना जी ने, उनके पास गरुड़ पुराण की बुक थी। उस गरुड़ पुराण की बुक में गीता प्रेस की थी, पीछे चित्र बने हुए थे जिसमें कोई शराब पीता दिखा रहा है, कोई मांसाहार करता दिखा रहा है। मैं कोई उस पर नहीं जा रहा, मतलब उस बुक की मुझे चित्र आज भी याद है। उसमें व्यभिचार करते किसी को दिखाया जा रहा है, फिर उसका परिणाम दिखाए हुए थे कि मरने के बाद नरक में ऐसा होता है, ऐसा होता है। होना ना होना किसी ने देखा, लेकिन मेरे दिमाग में पिक्चर चली गई और मुझे आज तक वो चीज़ें याद है। शायद उन्हीं के कारण मैं इन चीज़ों से दूर रहा कि मैं आज ड्रिंक के नज़दीक जाकर नहीं बैठता, मांसाहार के करीब जाके नहीं बैठता। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में छप गई। सही गलत की बात नहीं है, बात यह कि बचपन में या बढ़ती उम्र में अगर आपको कुछ चीज़ सिखाई जाए, कुछ कही जाए, उसका प्रभाव पड़ता है, पूरी उम्र वो याद रहती है। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर एमएलए माता पिता को भी मोटिवेट करे, खुद भी बच्चों में जाए और बारी बारी जब उस चीज़ को बोला जाएगा ना, तो बच्चों के दिमाग में चीज़ बैठती है। और मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे खुद तो ड्रग्स से दूर रहेंगे। वही बच्चे अगर कल को पुलिस वाले बन गए, तो जिसके बच्चे के मन में अगर नशे के प्रति घृणा भाव बैठा हुआ है, तो वो कल को पुलिस वाला बन के भी नशेड़ी या नशा तस्कर से रिश्वत नहीं लेगा। बाकी ले क्या पता, लेकिन नशा तस्कर से ले नहीं पाएगा भी उसके मन में घृणा भाव बैठा हुआ है। वही अगर जो बच्चा है उनको पॉलिटिशियन बनता है, तो नशे की जो रिश्वतें हैं ना, वो उसके पास तक नहीं जा पाएगी। वो बोलेगा सब कुछ करो, लेकिन भाई ये काम नहीं करूँगा, युवाओं को ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो बात यही है कि जी आपको ग्रास रूट पे टीमें तो बनानी ही पड़ेगी। तस्करों को रोकने का काम बाद में आता है, पहले आप अपने लोगों से कनेक्ट तो करो, बच्चों से कनेक्ट तो करो, वो काम तो सबसे पहले करना ही पड़ेगा जी। तो सीए साहब, अगर भारतीय राजनीति की बातें करें तो भारतीय राजनीति विचारधाराओं पर चलती है, लेकिन वो विचारधारा आजकल कहीं एकता के लालच में खोती जा रही है। 1 मिनट सर, पूरा सवाल लीजिए आप। तो
आपके पास क्या विचारधारा है? कहीं आप जब लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि ये तो केजरीवाल की विचारधारा से प्रभावित है, या ये नया केजरीवाल बनने की ओर दौड़ रहा है। तो क्या आप केजरीवाल से प्रभावित हैं या आपके पास कोई अपनी खुद की विचारधारा भी है? मैं सर आपको इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या भारतीय राजनीति विचारधारा की है या नहीं है। ये सबसे बड़ा सर मोस्टली यूज टर्म है विचारधारा, लेकिन सबसे बोगस टर्म है। लोग कहते हैं कि फलानी पार्टी की ये विचारधारा है, फलानी की ये विचारधारा है। लेट्स चलो एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं कि बीजेपी की ये विचारधारा है और कांग्रेस की ये विचारधारा है। सर विचार किसके मन में आते हैं? पार्टी के मन में या इंसान के मन में? इंसान के मन में विचार आएंगे ना। अब उससे लेट्स सपोज कांग्रेस पार्टी से 100 बंदे छलांग मार के बीजेपी में चले गए, तो क्या उन बंदों की विचारधारा बदल गई? ये जैसे बीजेपी से 50 बंदे छलांग मार के इधर आ गए। ऐसा सदियों से होता आया है, दशकों से होता आया है, पिछले कई सेशन से होता आया है, यूं छलांगे मारी जाती है। तो ये बेवकूफ़ी है जी विचारधारा। विचारधारा क्या है जी? वो अपने वक्तव्य में 2 लाइनें बोल दी और कह दिया कि बीजेपी की विचारधारा। ऐसा नहीं हो सकता। विचारधारा इंसान की होती है। आपको हमेशा कैंडिडेट देखना पड़ेगा, आपको व्यक्ति देखना पड़ेगा। अगर देखोगे तो वो दिखेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी अलग व्यक्ति थे, नरेंद्र मोदी जी अलग व्यक्ति है, अमित शाह अलग व्यक्ति है। तीनों में कोई मैच नहीं है। भले ही एक ही पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन तीनों के अलग विचारधारा। नितिन गडकरी अलग व्यक्ति दिखेंगे आपको, राहुल गांधी अलग दिखेंगे, उनकी माता अलग दिखेगी। उसी पार्टी में कपिल सिब्बल आपको अलग दिखेंगे। नज़र तो मारो। अगर आप जैसे व्यक्ति को देखना शुरू करोगे, आप सही गलत व्यक्ति को चुनना स्टार्ट कर दोगे। जब तक आप पार्टियों के चक्कर में पड़े रहोगे, आप ये पार्टी की विचारधारा इस पे रहोगे। ये पहले क्वेश्चन का जवाब था। सेकंड, आपने बोला केजरीवाल की विचारधारा, या जैसे अभी आपने जो वर्ड बोला, देखिए मुझे नहीं पता कि केजरीवाल रियल में क्या सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मीडिया देखते हैं, हम लोग उनके भाषण सुनते हैं, लेकिन वो रात को बैठकर उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। और मेरा यही मानना है कि जो दिख रहा है वही सारा सच है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब दिखे, चाहे वो आपको सही दिखे तो भी अब उसको पूरा सही मत मानो, अपने दिमाग लगाओ, बाकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, उसको प्रोसेस करो। या गलत भी दिखे तो उसको भी सही मत मानो कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई है तो ये ही दोषी होगा। तो मैं केजरीवाल जी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर आप या जनता आप कह रहे हो कि मुझे केजरीवाल के नाम से कुछ लिंक बिठा रही है, तो ये मेरी अचीवमेंट है कि हाँ भाई कोई नेशनल लेवल की पार्टी, एक स्टेट का सीएम, और आप मेरा नाम उनसे कनेक्ट कर रहे हो, कैसे भी, चाहे मजाक में करो, सीरियस करो, नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, तो मेरी तो ये अचीवमेंट है। मैं कल का आया हुआ लड़का, ठीक है, जो नया नया पॉलिटिक्स में आया हूँ, और आज भी पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं है, सोशल सर्विस की थिंकिंग से आया हूँ, और मुझे अगर वहाँ जोड़ा जा रहा है तो अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी उससे। चलो, अगर आपने सोशल सर्विस का जिक्र ही कर दिया है, तो आप डियर सिरसा की जो संस्था है उसके बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आजकल ये चलन बन चुका है, कोई चाहे किसान के नाम से एक संगठन बना लेते हैं, समाज सेवा के नाम से संगठन बना लेते हैं और सीधा उसको राजनीति में उतार देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी आप कर रहे हो, तो आप औरों से अलग कैसे हुए? सर देखो, हमने जब संस्था बनाई तब भी हमने किसी औरों को देख के नहीं बनाई, वो हमारे मनोभाव थे। हमने कुछ ऐसे केस देखे। ये डियर सिरसा तो चलो अभी बनाई है, 2022 की बात आई थी, 22 के एंड की बात है। साथ चले फाउंडेशन तो 2017 से चल रही है। उस समय हमारी विचारधारा में कहीं पॉलिटिक्स नहीं थी। और IQ मैं पहले के इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, ड्रग्स वाले जो हमारा अवेयरनेस कैंपेन था उसकी तुच्छ सफलता और बड़ी असफलता, उसने हमें कहीं ना कहीं इधर मोड़ा। तुच्छ सफलता कैसे कि हमने काफ़ी उसमें खर्चा लगाया, काफ़ी अवेयरनेस करी, 70-80 को यहाँ वहाँ एडमिट कराया होगा, 30-35 छोड़ पाए। साल लगभग 1 साल की बात होगी 10 या 12 महीने जरूर हो गए होंगे। 30-35 ने छोड़ा। मन में ख्याल आया कि यार वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, 30-35 परिवार बचा लेना एक अचीवमेंट है। पर दूसरा ख्याल ये आया कि यार बदलाव तो कुछ नहीं आया, हमारे जो छोटे बच्चे हैं आने वाले समय वो तो वैसे डर के अंदर रहेंगे। वहाँ तो इतने 12 महीने में लगभग 3500 बच्चे और आ गए होंगे। 35 ने छोड़ा होगा, लेकिन 3500 बच्चे नए ड्रग एडिक्ट बन गए होंगे। तो वहाँ वो एक ख्याल ने हमें मोड़ा कि यार हम CA कहते हैं खुद को, लोग कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो हमारी बुद्धि क्या कह रही है, इसमें राजी क्यों हो रहे हैं हम कि हमने ये
35 बच्चों को छुड़वा दिया, या हम ठीक है हर महीने इतने सालों से हम फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगा रहे हैं, तो उससे हेल्थ चेकअप कैंप लगाने से क्या हो गया? गरीबी चली गई क्या? ये ड्रग्स के 35 बच्चे छुड़वाने से क्या हो गया? क्या ड्रग्स की समस्या खत्म हो गई क्या? या ये जो हम रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं, या जो बाकी कोई गरीब बच्चों को कुछ कर देते हैं, सर्दियों में कपड़े बांट आते हैं, तो उससे कोई गरीबी चली गई क्या उनकी? वो तो अगले साल फिर से कपड़े मांगेंगे। तो बुद्धिजीवी वाला कोई काम नहीं किया। ये तो अब धर्मार्थ खाते में कोई ब्लेसिंग्स लेनी है, क्रेडिट हमारे धर्म जरूर क्रेडिट कर रहा होगा भगवान, लेकिन बदलाव कुछ नहीं ला पा रहे। तो वो सोच के कारण हम पॉलिटिक्स की तरफ मुड़े कि अगर खुद को पढ़े लिखे कहते हैं, अगर हमें पूरी उम्र अपने बच्चे ही पालने हैं, बच्चों को धन इकट्ठा करना, तो ये लाइन बहुत बढ़िया है हमारी। लेकिन सच में अगर कुछ बुद्धिजीवी वाला काम करना है, समाज तारीफ़ करता है, सीए है, वकील है, टीचर्स हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कह के हमारी तारीफ़ करता है, लेकिन हम समाज को दे तो कुछ नहीं रहे। उस विचार के कारण हम इधर मुड़े। अब वो आपकी थिंकिंग है या लोगों की थिंकिंग है कि वो हमें पॉलिटिकली पहले से हमारा माइंड मान रहे हैं, या हमारी सच्ची बात को, हमारी नीयत को पहचान रहे हैं। सी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपनी सफलता को भी तुच्छ मानते हैं। काफ़ी लोग हैं जो छोटी सफलताओं को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन आप राजनीति में उतर चुके हैं, राजनीति को कीचड़ भी बता रहे हैं, और इस कीचड़ के अंदर उतरकर आप अपने आप को कैसा बेदाग रख पाओगे? क्योंकि एक राजनेता की पहचान होती है, खदर का कुर्ता पहन लेता है और चलता रहता है, लेकिन कीचड़ नहीं लगने देता। लेकिन अब आप कह रहे हो कि कीचड़ है, कुर्ता आपने फिलहाल तो सफेद नहीं पहना, शायद विधानसभा में पहुंचो तो पहन लो, लेकिन उस कीचड़ से खुद को कैसे बचा पाओगे? देखो जी, हम इसको जिसको आप राजनीति कहते हो, हम उसको राजनीति लेके चल ही नहीं रहे। हमारा माइंड क्लियर है कि हमें ये 3-4 चीज़ों पर काम करना है, और इन पावर्स के साथ ये पॉसिबल है। जैसे मैंने अभी आपको एमएलए की पावर के हिसाब से ड्रग्स के बारे में एक सिचुएशन विजुलाइज करवाई। मुझे पता है, जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा भी, एज ए एमएलए मैं कितना कर लूँगा ड्रग्स को रोकने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने वर्चस्व का यूज़ करके काफ़ी कुछ कर लूँगा, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। तो हमें वो 3-4 चीज़ें मुख्य तौर पर, बाकी ये जो सड़कें टूटी होना, पानी भरा पड़ा है, ये सब चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल है। ये तो अगर कोई भी एमएलए अगर चाहे तो कमेटी लेवल को ठीक करके आराम से ठीक कर सकते हो। तो चलो पीछे के एमएलए निकम्मे रह गए, बिल्कुल ही निकम्मे रह गए कि आज हम ये एमसी लेवल के मुद्दे हम आज एमएलए के मुद्दे बनाकर बैठे हैं। मुद्दे तो दूसरे बड़े होने चाहिए थे, बट उन पर कभी बात नहीं हुई। तो बात ये कि हम तो पॉलिटिक्स सोच के आए ही नहीं, हम तो सोशल सर्विस सोच के आए, इसीलिए हमारे कपड़े वैसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे भाई साहब। कोई कुर्ते लोग बताते हैं भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले भैया भाई यार तू पहले फ़ोटो खिंचवा ऐसे करके, तेरे सब पे फ़ोटो कोट पैंट वाली लगी हुई है, लोग कहते टीचर होगा, भी कोई कोचिंग सेंटर चलाने वाला होगा। मेरे को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये ऐसे फ़ोटो मेरे से तो नहीं खिंचवाई जाती, नोटंकी वाली ना मेरे से। आज तक मैंने हमेशा पैंट शर्ट पहने और आज जाके चोला पजामा पहन लूँ, ये काम नहीं होती। ड्रामे नहीं करेंगे सर, ड्रामे हमसे होने भी नहीं, ड्रामे करने की हमें ज़रूरत भी नहीं। लोगों को समझना है, अगर वो अपने माइंड को यूज़ करें तो हमें वोट दें। उनको लगता है कि ना भाई दरवेश से बढ़िया ये फलाना बंदा है, अगर उसका मस्तिष्क कहता है कि हाँ यार विचारों में भी इससे बढ़िया ये फलाना बंदा है, कैरेक्टर वाइज भी इससे बढ़िया ये बंदा है, शिक्षा वाइज भी इससे बढ़िया ये बंदा है, तो आप दो चाहे वोट। हम तो चाहते हैं कि हमसे भी बढ़िया लोग आएँ, पर आप पहले पहचान लो खुद के डिसीजन को। आप मतदान करते समय अपने मस्तिष्क का यूज़ कर लेना, फालतू हवाबाजी के चक्कर में ना जाना। हाँ, अगर आप हवादार वोटर हो, समझदार वोटर नहीं हो। हवादार वोटर क्या करता है जी? हवादार वोटर 2-3 बातें करता है। एक तो हवा देखेगा, किसकी हवा चल रही है, फलाना जीतता दिख रहा है। वो जीतता कैसे दिख रहा है हमें सबको पता है कि यहाँ भी कैसे अपने प्रोग्राम्स के अंदर बंदे बढ़ा के दिखाना, बड़ा शोर शराबा दिखाना, हाई क्वालिटी इमेजेस बनाना, वो सब चलता है। आप तो सोशल मीडिया के बंदे हो, आपको अच्छे से पता होगा। वो सब इन चीज़ों का सहारा लेकर अगर एक हवा का निर्माण करते हैं, हवादार वोटर उसमें फंस जाएगा, या फिर जातिवाद में फंस जाएगा कि फलानी जाति का है, हमारा बनिया भाई है, हमारा पंजाबी भाई है, इस हिसाब से वोट डाल दो। तो ये चीज़ें अगर सोच के वोट डालोगे तो नेता वैसा ही आएगा जैसे पहले आता रहा है। आप या तो करप्ट नेता चुन लोगे या कोई गुंडई प्रवृत्ति का नेता चुन लोगे, आपकी मर्जी है। हाँ, अगर आप समझदारी से वोट डालोगे तो शायद हमारा नाम सबसे ऊपर आएगा। वो जनता की समझ के ऊपर है जी। तो जी, आप कास्टिज्म से दूर अपने आप को रख रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें तो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बातें चल रही है, एक क्रीमी लेयर बनाई जा रही है, और ये मुद्दे भी हैं और इनका एक बड़ा वर्ग भी है, और काफ़ी सड़कों पर भी आंदोलन देखने को मिल रहा है। तो इन लोगों को समझाने के लिए या इन लोगों का वोट साधने के लिए तो आप कास्टिज्म से दूर जाकर कैसे एक कोई रोड मैप तैयार किया है, या इनको लुभाने के लिए क्या आपके पास? देखिए सर, कास्टिज्म सही बताऊं जी, प्रैक्टिकल तो ये कि लोगों की नसों में बसा हुआ है, लोग उससे बाहर नहीं आ पा रहे। अब पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे लोग, पीछे से कल बात हुई, मैं किसी न किसी नेता का सोशल मीडिया देख रहा था, नीचे कमेंट्स देख रहा था, उसके सपोर्टर्स सारे उस पर्टिकुलर कास्ट के थे, वही गोत्र मुझे दिख रहे थे।
तो मैं समझ रहा था, मैं कह यहाँ पर भी देख कास्टिज्म कितना चल रहा है, कोई दूसरी जाति का सपोर्टर नीचे नहीं कमेंट डाल रहा, वो एक पर्टिकुलर कास्ट के ही डाले, तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म तो लोगों की नसों में बसा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि पंजाबी कास्ट है, ठीक है, पंजाबी कास्ट का नेता सभी पंजाबियों को ये वादा कर दे कि देख भाई, मैं ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी लीडर, मेरे सभी पंजाबी भाइयों के किसी भी घर में नशे का डेथ नहीं होने दूंगा, मेरे सभी पंजाबी भाइयों के यहाँ जो जितने फल सब्जी आते हैं ना, किसी में जहर नहीं आने दूंगा, मेरे सभी पंजाबी भाई जो पढ़ लिख रहे हैं ना, उन सबको नौकरियां लगवाने वाली शिक्षा देने की मेरी गारंटी है, कर दे, मैं खुल के सपोर्ट करूंगा उसका, कोई बात नहीं, पंजाबी वर्ग भी बहुत बड़ा वर्ग है, उसका भला हो जाए इस बार, अगली बार किसी बनिया भाई को बना देंगे। पर इनको सिर्फ कास्टिज्म के आधार पे वोट लेने आते हैं, देने नहीं आते। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, चाहे पंजाबी हो चाहे बनिया हो। जब तक आप जाति स्पेसिफिक चलोगे, जनता के साथ ठगी होगी, ठगी हो रही है। अब मैंने ड्रग्स में हमने पूरा सर्वे किया, 100 में से 70 बच्चे जो मरे होंगे ना जी, वो पंजाबी बोलने वाले बच्चे थे। कास्ट है जो मर्जी हो, पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे वो सारे के सारे। तो बताओ काहे का लीडर हुआ कोई पंजाबी? या जो ये सेम दूसरी कास्ट पे लगती है, कोई पर्टिकुलर कास्ट पे अटैक नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। या बनिया कास्ट के लिए भी बोल सकते हो, ये आप किसी जाट कास्ट के लिए भी बोल सकते हो, सब पे रूल लगता है। अगर आप असली उस जाति के लीडर, तो उस जाति के लीडर भी प्रूव कर दो खुद को। लेकिन आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हो, धर्म के नाम पे खेलने वाले धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगे। आपको धुरी बनानी है, कोई भी बेस बना लो, और बेस बनाओगे और उसके हिसाब से वोट ले जाओगे। अभी कुछ भाई बैठे थे, मुझे पता क्या कहते जी, कि दरवेश जो तेरी जाति है ना, लोग कन्फ्यूज़ है, कई तुझे बनिया समझ रहे हैं, कई तुझे पंडित समझ रहे हैं, और जो था वो उसको उनको तो पता था। मैंने कहा भाई कन्फ्यूज़ रहने दे, अगर मैं पर्टिकुलर नाम बता दूंगा कि मैं इस वर्ग से बिलोंग करता हूं, तो मेरे नाम पर भी वही पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। तो कन्फ्यूज़न ही ठीक है। हमें जाति के आधार पर एक सिंगल वोट नहीं चाहिए। मेरे ऑफिस के अंदर आज तक जो मैंने पैसा कमाया, मेरे यहाँ मेरे मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं, मेरे यहाँ पंजाबी क्लाइंट्स भी हैं, बनिया क्लाइंट्स भी हैं, जाट क्लाइंट्स भी है, सबसे पैसा कमाता हूँ मैं। तो आज जब पॉलिटिक्स की बात है तो मैं पर्टिकुलर वर्ग की कैसे बात कर लूँ? और ये सबके साथ है जी। लेकिन लोग बेवकूफ़ बनाते हैं भाई साहब, और लोग जो जनता है वो बेवकूफ़ बन भी जाती है। ये सबसे बड़ी मतलब ना एक तरह से दुर्भाग्य है इंसान के मस्तिष्क का, वोटर के मस्तिष्क का। जी, मैं तो यही कहूँगा जो कास्टिज्म की राजनीति करते हैं, उन्हें उनका सनातन मुबारक, उन्हें उनका इस्लाम मुबारक, लेकिन आपको इंसान बनने पर आपकी इंसानियत मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें कुछ मुद्दों की, आप एक जहरीली हवा की बड़ी बातें कर रहे हैं। दिल्ली में काफ़ी बड़ी समस्या है, धीरे धीरे कर वो एनसीआर से आगे बढ़ती बढ़ती सिरसा की ओर भी आ रही है। लेकिन इस समस्या से निपटने का आपके पास क्या फॉर्मूला है? क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें, OD1 जैसे फॉर्मूले भी उन्होंने अपनाए, और वो स्टेट लेवल की बातें चली जाती है। लेकिन आप सिरसा के अंदर एक एज MLA तो OD1 नहीं लागू कर पाओगे। लेकिन तो ऐसा क्या फॉर्मूला आपके पास कि आप इस जहरीली हवा से लोगों को मुक्ति दिलाओगे? देखिए सर, अगर हम ये जहरीली हवा का अगर मुद्दा देखें ना, आपको रीज़न समझ में आएगा। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले तो ये समस्या नहीं थी, इन्हीं 5-7 सालों में आई है। इसमें कई सारे फैक्टर है, वैसे इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी है जो किसी कंट्रोल में नहीं है। इसमें पराली जलाने की समस्या भी शामिल है। इसमें व्हीकल, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में व्हीकल तो आज भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तो स्मोक नहीं हुआ, लेकिन जब फोग आएगा और जब व्हीकल्स का धुआं होगा तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के पोल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है। बात सिर्फ ये कि मैं एज MLA क्या कर सकता हूँ। मैं एज MLA मेरे सिरसा जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ के लोगों के लिए कोई फॉर्मूला लेके आ सकता हूँ। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा मुद्दा उस टाइम पराली का उठता है, और नेता लोग पराली पर बात नहीं करते। क्यों? उनको लगता है किसान नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप सही में नेता हो, समझदार नेता हो, आपने नाराज़ क्यों करना है किसी को? आप एक पॉलिसी बनाओ, एक तरीका बनाओ। किसानों का नुकसान होता है, किसानों का कहना है कि भाई अगर हम ये तुम्हारी चीज़ें फॉलो करेंगे ना तो हमारी फसल में बिजाई लेट हो जाएगी, हमें नुकसान होगा। आप एक पॉलिसी बनाओ। आप इतना करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर देते हो बाकी चीज़ों के ऊपर, आप उस पॉलिसी पर खर्च करो, किसानों को ऑल्टरनेट दो उसके बदले, तो उस प्रॉब्लम का भी इलाज निकलेगा। बाकी जो व्हीकल्स की समस्या है उन पे तो देखो एक मोटिवेशन फैक्टर काम कर सकता है। जितना हो सके आप लोगों को मोटिवेट करो। इस पर्टिकुलर सीजन में भी हमें थोड़ा कम से कम धुआं निकालने वाली चीज़ों का यूज़ करना है। फ़र्क पड़ता है भाई साहब, वो लगभग ना 2-2.5 महीने, 1.5-2 महीने का ये प्रोसेस होता है। उस 1.5-2 महीने लोग अगर जाग जाएंगे तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो आज जहर
सूंघ के अपने फेफड़ों में बीमारी का निर्माण कर रहे हैं वो नहीं करेंगे जी। लोगों के अवेयरनेस के ऊपर है, तो हम करेंगे उसको बड़े लेवल पर करेंगे जी। जहाँ जहाँ कंट्रोल हो पाए कंट्रोल करेंगे। दूसरा, आपने बोला अकेला विधायक क्या कर लेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन विधानसभा में बात तो कर सकता है ना जी, अपने वक्तव्य तो दे सकता है। अभी के लोग तो वक्तव्य भी नहीं देते, विधानसभा में जाके मुद्दा ही नहीं उठाते। विधानसभा में जाओ, मुद्दा उठाओ तो पता चलता है उस क्लासरूम में, विधानसभा जो क्लासरूम की समझ लो, उस क्लासरूम में 20-30 आपकी सोच वाले व्यक्ति और मिल जाएंगे आपको, जो आपको सहारा देंगे, और वो कब बड़ा मुद्दा बन जाता है पता नहीं चलता, उसका सोल्यूशन भी निकल जाता है। बाकी आप बगैर नाम लिए बड़ी चतुराई के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को खूब धो रहे हैं। चाहे वह आप अगर कास्टिज्म की बात की तो पंजाबी वर्ग के नेता भी फिलहाल चल रहे हैं और बनिया समाज के भी नेता आगे चल रहे हैं, लेकिन अच्छा पकड़ा। अब एमएलए को फिर आप पकड़ रहे हैं, चलो ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन अब बात करें आपके जन भागीदारी की। हाँ जी। जन भागीदारी तो जी हर जगह रहती है। अगर गांव के अंदर किसी जमींदार का खाल बन रहा है, नहरी खाल बन रहा है, तो जमींदार भी उसमें अपना पैसा उगाकर अपने 2 आदमी रखता है, 1-2 मिस्त्री रखता है कि इसका लेवल चेक करना, इसमें मसाला अच्छे से लग रहा है या नहीं लग रहा। किसी के गांव में गली बन रही है, उसमें भी जन भागीदारी है। तो आपकी जन भागीदारी उससे अलग कैसे होगी? सर देखो, एक होता है आम जनता की भागीदारी। आम जनता की जन भागीदारी तो हर चीज़ में है। आज जब ये सरकार बन रही है, जो भी सरकार बनेगी वो जन भागीदारी से ही बनेगी। बात सिर्फ ये है कि मैं तो मेरा एज अब जन भागीदारी वर्ड बोल रहे हो, एज ए नेता मुझे नहीं कह रहे, तो जन भागीदारी मुझे लगता है कि मुझे अपना वोट कैसे डालना चाहिए। पहला काम तो यही सीख लेना चाहिए कि हमारा देश धार्मिक देश है, सबसे अधिक पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू ग्रंथ मैंने पढ़े हैं कुछ बेसिक, तब हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, वरना मुस्लिमों को नहीं पढ़े, मुस्लिमों की बात कर लेता। हमें ये सिखाया गया है कि आप अपना कर्म धर्म के हिसाब से करो। गीता यही कहती है ना, बेसिक उसमें एग्जाम्पल आते हैं कि हाँ भाई एक फलाना व्यक्ति है, अब उसके पिता की डेथ हो रही है, लास्ट टाइम पिता पानी मांग रहा है, उसी समय गाँव में डाकुओं का अटैक हो गया और वह गाँव के महिलाओं को उठा के लेके जा रहे हैं। अब आपके सामने द्वंद्व है कि मरते पिता को जल पिलाया जाए या फिर उन महिलाओं को बचाया जाए। कोई दिन के समय बाकी पुरुष वर्ग मौजूद नहीं है, आपको एक काम करना है। इस तरह कर्म धर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पर भी जब मतदान है, ये कर्म करने जा रहे हो आप, अब आपको मतदान करना है। अब आपका धर्म क्या कहता है यहाँ पे कि आप सबसे बेस्ट व्यक्ति को वोट डालो, जो सबसे बेस्ट है, जो सभी चीज़ें पूरी करता हो, जो शिक्षित भी हो, जो अच्छी सोच का भी हो, जो एक अच्छा विज़न रखता हो, जिसमें कैपेबिलिटीज़ दिखे, उसके साथी लोगों में भी कैपेबिलिटीज़ दिखे। तो आप अपना मतदान तो कम से कम ढंग से करके आओ। अगर आप मतदान में, जैसे अभी हम जिक्र किया हमने, जाति धर्म हवा ये सब करते, इसका मतलब एक छोटा सा काम जो आपको 20 मिनट का टाइम लगना था, आप वो भी ढंग से नहीं करके आए, तुम काहे के धार्मिक लोग हुए। तो जन भागीदारी सबसे पहले तो मतदान से शुरू होती है जी, और मतदान से अच्छी सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो अच्छी पॉलिसियाँ बनेगी, और अफसरों के ऊपर थोड़ा उनका स्क्रू टाइट किया जाएगा। स्क्रू टाइट होगा तो उन पॉलिसीज़ का ढंग से क्रियान्वयन भी होगा। क्रियान्वयन होगा तो उसी पब्लिक की क्या है, एक समय भलाई का कार्य हो सकता है, वरना तो कैसे होगा, घूम के चीज़ पब्लिक के पास ही आनी है जी। चलो वापस थोड़ी राजनीति की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मुद्दों की बात काफ़ी हो गई। तो अगर बात करें तो सिरसा विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपना पर्चा भी भरने जा रहे हैं। तो सिरसा विधानसभा के इस जो चुनावी रण है, इस रण में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? कौन सामने मतलब अर्जुन के तीर का निशाना है? सर मेरे हिसाब से तो एक खेल है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना जी, अब कई सारी टीमें होती है, फिर वो आगे बढ़ती हुई सीरीज़ आगे चलती है, लास्ट में जाके एक फाइनल मैच होता है। तो हम तो उसको जस्ट एक खेल की तरह खेल रहे हैं। हमें हमारा विज़न पता है, हमारी कैपेबिलिटीज़ पता है। हम सिर्फ इस उम्मीद पर, एक ही उम्मीद है जो हमें इस इलेक्शन में लेके आई है, वो सिर्फ ये उम्मीद कि जनता जो अपने घरों में बात करती है ना कि यार पॉलिटिक्स में कोई पढ़े लिखे लोग तो आते ही नहीं, कि यार ये कब तक ये राजनीतिक घराने ही अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, बाप बेटा फिर पोता, ये सब चलता रहेगा, उनके ऑल्टरनेट बनकर हम सामने आए हैं। तो जनता को समझना है, हमारी लड़ाई यही है कि जनता अपने लालच से बाहर निकले, जो वर्ड्स जो चीज़ें वो डिस्कशन में यूज़ करती है उनको लागू भी करे। तो इस खेल के अंदर हम उस बेस पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, हमारा किसी से बैर नहीं है, मेरा किसी से, मैंने आज तक मेरे हिसाब से कभी ये राजनीति नहीं, प्रैक्टिकली भी जीवन में एक आधी बार छोड़ दें तो मेरे आज तक किसी झगड़ा ही नहीं हुआ, बचपन से ही। आप किसी से हमेशा प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो मुख्य प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। हाँ बाकी पॉलिटिक्स है भी, वोटों का तो देखो झगड़ा है ही, किसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वही जीतेगा। हम अपने विचारों के साथ अपना खेल खेल रहे हैं, सामने वाली जनता के ऊपर है कि वो विचारों को समझ पाती है या उसी हवा का, उसी जातिवाद का शिकार है कि वोट डालती है।
आप कहीं ना कहीं जनता के विचारधाराओं की बातें कर रहे हैं और उनका जो कह रहे हैं कि एक दकियानुसी सोच बन चुकी है, उसी दकियानुसी सोच पर जनता आज तक मतदान करती आई है। लेकिन अगर बात करें उस मतदान नज़दीक आता जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो इस काउंटडाउन के अंदर आपका चुनाव प्रचार ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी डोर टू डोर आपने शुरू किया है, लेकिन इस चुनाव प्रचार के अंदर फिलहाल आप सिरसा के अंदर अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सर, अभी तो बहुत समीकरण बदलने हैं। अभी सारे खिलाड़ी मैदान में ही नहीं आए और खुद को कहाँ देखें। ना तो कांग्रेस का कैंडिडेट क्लियर है कि कौन आएगा, ना बीजेपी का क्लियर है। बीजेपी ने अभी ऐलान नहीं किया कि वो गोपाल कांडा का साथ दे रही है या नहीं दे रही है, खबरें ज़रूर हैं बट पता नहीं है। ना ही आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट क्लियर है, और कोई इंडिपेंडेंट है वो कौन सी पार्टी में जा सकता है, या जब एक पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी तो उसमें से जो 3-4 दावेदार उसमें से कोई उठ के कोई अलग से कैंडिडेट बन के तो नहीं आएगा, या किसी और पार्टी में तो नहीं जाएगा। अभी क्लैरिटी नहीं है, तो अभी खुद को देखने की कोशिश भी करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। अभी तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा भगवान के ऊपर है, भगवान जो कराएगा। कर्म भी भगवान ही करवा रहा है। भगवान ने कहाँ विचार डाला, पता नहीं किस दिन विचार डाल दिया दिमाग में, हाँ भी इस तरफ जाना। वरना सीए करते समय, सीए का काम करते मुझे 12 साल हो गए आज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में आएंगे। तो ये सब उसके ऊपर है, जो जहाँ लेके जाएगा प्रभु, आप उसकी इच्छा में, उसकी मौज में चल रहे हैं। देखो जी, सीए दरवेश सपनों में भी बेईमानी नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि सपने ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं बता पाएंगे कि कहाँ खुद को खड़ा देख पा रहे हैं। ये एक उनका अच्छा विज़न लगा हमें, और अगर मैं पर्सनल बिहाफ पर बोलूँ तो। लेकिन सीए साहब, विधानसभा के अंदर अगर कल कोई ऐसा समीकरण बनता है कि विधानसभा भंग रहती है, कहीं आपको किसी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर भविष्य में या शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ, लेकिन अगर आप विधानसभा पहुंचते हो तो उस भंग विधानसभा के अंदर आपका मतलब जो समीकरण रहेगा या आपका झुकाव रहेगा वो किस ओर रहेगा? देखो, मैंने आपको पहले बताया ना कि जी मैं पार्टीबाजी की सोच ही नहीं है। मुझे तो बीजेपी के अंदर भी अच्छे चेहरे दिखते हैं, ख़राब चेहरे दिखते हैं। मुझे कांग्रेस में भी अच्छे चेहरे दिखते हैं, ख़राब चेहरे दिखते हैं। मुझे आम आदमी पार्टी के अंदर भी अच्छे चेहरे दिखते हैं, ख़राब चेहरे दिखते हैं। तो ये पार्टीबाजी का तो अपने दिमाग में ख्याल ही नहीं है। बात सिर्फ हम पॉलिटिक्स में क्यों आए, जिनकी अभी हमने बात की, हम कुछ मुद्दों के लिए पॉलिटिक्स पे आए। हमारे वो काम जहाँ पूरे हो रहे होंगे हम जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये बेवकूफ़ी है कि यार तू कह रहा था पार्टी में नहीं जाएगा, मैं किस लिए आया हूँ? मुझे ये चीज़ें कुछ करनी है, जहाँ वो होती दिखी वहाँ जाऊँगा। इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि हाँ भाई इसी में जाना है या इसी पार्टी में जाना है। अपने को कोई मतलब नहीं है भाई साहब, सब पार्टियाँ एक जैसी है। हमारे ये काम है, हमें ये काम करने हैं, जहाँ ये काम ज़्यादा अच्छे से हो पाए वहाँ हम जाएंगे। इसमें क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। दरअसल ये तो एक है ना, वो पॉलिटिकल थिंकिंग के तहत ये क्वेश्चन उठने लग गया। बात सिर्फ ये कि काम करने आए हैं भाई, तो काम की बातें कर रहा हूँ ना आज, तो जहाँ काम होता दिखा वहाँ जाना चाहिए मुझे, सीधा सा आंसर है। अगर आप कीचड़ की जो राजनीति की बातें करते हैं, तो इस कीचड़ की राजनीति के अंदर अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो उसमें आपको आज तक का सबसे बेदाग नेता कौन नजर आता है? सर, बात दाग लगने की नहीं है। आप एक चीज़ सोचिएगा, करंट सिनेरियो में दाग कोई भी लगा सकता है। मैंने कहा ना कि एक्चुअल में इंसान क्या सोच रहा है किसी को नहीं पता, बाहर क्या वो से फ़र्क नहीं पड़ता। दाग तो जब महावीर जो भगवान बुद्ध थे, जब वो अपना जीवन जी रहे थे, दाग उन पे बहुत लगे, लोगों ने पत्थर मारे उनको। जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। महात्मा गांधी जेल में गए थे, जिस टाइम जेल जा रहे थे, या भगत सिंह पे इतने सारे आरोप लगे, खुद के ही साथी नेता जो अहिंसावादी थे वो उसको गालियाँ निकाल रहे थे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता सर। बात दाग की बात नहीं है, बात सिर्फ ये कि सच में कौन बुरा है। तो मैं तो बहुत से नेताओं को मैं देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छे हैं। मैं देखता हूँ राहुल गांधी भी मेरे को कई बार बात बड़ी अच्छी लगती है, मुझे अरविंद केजरीवाल कई बार बात बहुत अच्छी लगती है, कई बार अच्छी नहीं भी लगती। तो दाग बेदाग की कहानी में हम पढ़ते नहीं है सर। चलो सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, बेदाग की बात नहीं करते। आज तक आपको ऐसा कौन सा नेता लगा है कि जिसकी छवि इस राजनीति से हटकर है और जिसने सच में एक जनता के लिए कार्य किया? अटल बिहारी वाजपेयी। आपने मुझे इतना पूछा है तो मेरा दिमाग वहीं जाके रुक गया। अटल बिहारी वाजपेयी। उससे पहले मुझे भीमराव अंबेडकर बड़े अच्छे लगे। और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है उनकी, बट मैंने पढ़ा नहीं, तो इसीलिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मैंने वाजपेयी जी को बड़ा सुना है, बड़ा देखा है, बड़ा फॉलो किया है, तो ये मुझे नेता अच्छे लगे। इंदिरा गांधी जी के बारे में सुना है भी, थोड़ी कठोर थी, कठोर निर्णय थे, बट अगर आप बोलोगे अच्छा बढ़िया, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी। चलो जी, लंबा इंटरव्यू हो गया, थोड़ा एक या दो आखिरी सवाल करते हैं। सिरसा को लेकर आपके काफ़ी विज़न है, आपने बताए भी है, आपने बातें भी की है,
उनके कुछ आपने रोड मैप भी बताए हैं। हाँ जी। लेकिन इनसे हटकर अगर ये एक बड़े लेवल के मुद्दे हैं, लोगों के पास कुछ ज़मीनी स्तर के भी मुद्दे हैं जो आप कह रहे हो कि हम एमसी से भी करवा सकते हैं, सरपंच से करवा सकते हैं। हाँ जी। तो एमसी और सरपंच की तो सरकारों ने पावर छीन ली है, अब विधायक के पास जाना पड़ता है। तो उन मुद्दों को लेकर भी क्या आपके पास कोई रोड मैप है? सर पावर नीच नहीं, दरअसल आप गौर करो, एमसी के पास आती है कमेटी से चीज़ें, ठीक है, बात उस कमेटी की है। कमेटी में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कमेटी से जो ठेके निकल रहे हैं, जो चीज़ें निकल रही है, वहाँ सारा का सारा गोलमाल हो गया। उस गोलमाल को ठीक करना है। पावर तो आज भी एमसीज के पास, सरपंच के पास पावर है। बात है कि उनके पास चीज़ें पहुँचती नहीं पहुँचती। जैसे हमने देखा डस्टबिन का मुद्दा आया, हमने देखा कि पाइपें कहीं डल रही है, वो नहीं डल रही, लाइटें लग किसी और कोस्ट की रही है और कागजों में कोई और कोस्ट आ रही है। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे पास 14-15 मुद्दे होंगे, लेकिन वो भी बात, मैं आरोप प्रत्यारोप पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। पता है जनता को भी करप्शन बहुत हो रहा है, बात उसको ठीक करने की है। अब उस सिस्टम को ठीक कर दो। संगठन तो बना ही हुआ है, हायरार्की सिस्टम ने बड़ा अच्छा बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। हमारे जो हायरार्की है, भी सरपंच है, नगर जिला परिषद है, सब बहुत अच्छा सिस्टम है। बात है कि उसमें जो करप्शन या जो रोला मच गया, उस रोले को ठीक कर दो। तो एमएलए को बस वो कमेटी संभालनी थी, कमेटी अच्छे से संभाल ले, काम ठीक, दोबारा वही ढर्रा चल पड़ेगा। तो सरपंच तो आज भी है, एमसी तो आज भी है, बस उनके पास क्रियान्वयन करने के लिए समान ढंग से आना चाहिए, पॉलिसी ढंग से बन के आनी चाहिए, बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप सरपंचों को करप्शन में इन्वॉल्व कर लोगे, एमसीज को इन्वॉल्व कर लोगे, ले भाई तू पकड़ 50 लाख, पकड़ 40 लाख, पकड़ 10 लाख, और उन्हीं को ही खरीद के उस पूरे सिस्टम को गंदा कर दोगे, तो फिर गलती एमएलए की हो गई ना। इसलिए आज एमएलए का मुद्दा बन गया ये। जी, अगर एक लास्ट सवाल करते हैं, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और हरियाणा देश के अंदर सबसे ऊपर खड़ा है, और उसमें महिलाएं भी, जो कभी हरियाणा की महिलाएं दकियानुसी सोच या पितरात्मक सोच की वजह से पीछे रह रही थी, आज कोचिंग सेंटरों में भरमार है। दूसरा, अब शिक्षा की बातें करें तो शिक्षा के जो अपने यहाँ महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वो उनकी सीटें खाली पड़ी है और एक नई यूनिवर्सिटी बस स्टैंड के सामने पूरे हरियाणा में खुल रही है, आइल्स पेटी। उन रोजगारों को लेकर और महिला की उसमें भागीदारी को लेकर आपके पास क्या विजन है? दो अलग अलग सवाल है जी। एक ये शिक्षा का सवाल पूछा आपने, इसके अंदर एक महिलाओं से संबंधित शिक्षा का सवाल पूछा, और फिर आपने बेरोजगारी वर्ड यूज़ किया। सर मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। आप ये देखो कि बेरोजगारी आई कहाँ से, आपको पता लगेगा, मैंने बहुत बारी बोला है, दोबारा आपको बताता हूँ, आपको पता लगेगा कि यूनिवर्सिटी ने लिख के दे दिया कि भाई साहब आप मास्टर इन साइंस हो, एमएससी की डिग्री दे दी आपको, लिख के दे दिया कि भाई साहब आप मास्टर इन कॉमर्स हो, आप मास्टर इन आर्ट्स हो, मतलब आपको मास्टर की डिग्री दी जा रही है कि आपने मास्टरी कर ली उसके अंदर। आप बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो, आप मास्टर इन टेक्नोलॉजी हो, फिर भी वो बच्चे मास्टर होते नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ में इतने प्रतिभावान हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको नौकरी ना मिले या आप काम ना कर पाओ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप देखिए, ऑटो मार्केट के मिस्त्रियों को कहीं ज़्यादा नॉलेज है जेसीडी पास या पॉलिटेक्निक पास टेक्निकल इंजीनियरों से। इसका मतलब वो इंजीनियर ढंग से बन नहीं रहे। वहीं आईआईटी का इंजीनियर है, वो हाथों हाथ करोड़ों अरबों रुपए का उसका पैकेज लग जाता है, वो फ़ौरन चला जाता है। वो जेसीडी वाला बीटेक या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक बच्चे नहीं जा पाते। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा में बहुत बड़ा लैग है। अब मेरी कॉमर्स लाइन है, बीइंग ए सीए, मेरे पास कॉमर्स के बच्चे आते हैं, एमकॉम के बच्चे नौकरी के लिए आते हैं, वो मास्टर इन कॉमर्स की डिग्री दिखाते हैं कि सर मैंने एमकॉम की है। गुड़िया आई थी कुछ ही टाइम पहले कि मैंने कई बार उसका जिक्र किया है, तो मैं कहता मास्टर इन कॉमर्स है, मार्क्स भी ठीक है, तो मैंने कहते वो कंप्यूटर आता है कि ना। अब मास्टर इन कॉमर्स है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए आई, मैं अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर टैली बीजी कुछ आता है कि नहीं, वो भी नहीं आता। कंप्यूटर आता है, क्या आता है सर? मैं टाइपिंग करके दिखा, कुछ डेटा दिया मैंने उसको जो नंबर पैड होता है राइट साइड, उसको नंबर पैड का नहीं पता, वो ऊपर वाले नंबर दबा रही है। मेरे को नंबर पैड कहीं और भी होते हैं ना, कि नहीं सर यही होते हैं, मैं देख इस तरफ ही है कीबोर्ड के अंदर, उसको वो भी नहीं पता। तो उस बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे का काम तो क्या पढ़ के पास होना होता है, गलती उस कोर्स की है, वो जो सिलेबस की गलती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हमारे एमएलए में कुछ दाने होते ना जी, वो यूनिवर्सिटी जाता, देसी भाषा में बात करता कि क्या चक्कर है, ये इतने बच्चे पास करके नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही। वहाँ पे जवाब मिल जाता है कि भैया एमएससी के बच्चों के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, एमकॉम वालों में ये क्वालिटी नहीं है, बीटेक वालों में ये क्वालिटी नहीं है। बात ही नहीं करते ना जी। ये जो बातें कह रहा हूँ ना, मैं ड्रग्स की मैंने एग्जाम्पल दिया, या आज अब ये जो मैं अभी एजुकेशन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनमें पैसे नहीं लगते भाई साहब। एमएलए को कोई पैसे नहीं लगाने, उसको बात करनी थी सिर्फ।
डिस्कशन करनी थी, डिस्कोर्स पैदा करना था, इलाज निकालना था, उसे हल्का सा लागू करना था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बट उनकी इंटेंशन में नहीं है, यहाँ कोई पावर की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ बीइंग एमएलए बस डिस्कशन करने की जरूरत थी, वो भी नहीं कर पाए सर ये। बाकी पावर का तो जिक्र ही क्या करें। वीमेंस का रह गया, ये बहुत अच्छी बात है कि जो महिलाएं हैं वो आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे सामने हैं, जो पढ़ना चाह रही है, जो नौकरियां लगना चाह रही है, और ये एक जागृति वाली बात है। मैं हमेशा कहता हूँ एक एजुकेशन ही है जो आपको ऊपर उठा सकती है। एक टाइम था, अब लोग कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग है या एससी कास्ट के लोगों को कहते हैं अभी दलित वर्ग है। मैं कह रहा हूँ महिलाएं तो हर कास्ट में दलित रही। जनरल कास्ट वाला बंदा है वो भी महिलाओं को जूत मार दिया करता था घर में, ये माहौल होता था ना कुछ समय पहले। दलित है वो भी जूत मार देता था। तो महिलाओं से बड़ी कोई दलित वर्ग ही नहीं था। एक अकेला एजुकेशन ऐसी आई, औरतें पढ़ी, महिलाएं पढ़ी, आज जो मर्द कौम है उसके बराबर काम कर रही है। और ये पॉलिटिशियंस को पता है कि एजुकेशन को अगर अच्छा कर दिया ना तो ये जो आज जो बेवकूफ़ बन के जनता में वोट डाल रही है ना, अनपढ़ जनता वो वोट डालना बंद कर देगी, वो फिर पढ़े लिखों को ही देखेगी। इसीलिए पॉलिटिशियंस भी, जो मुख्य पॉलिटिशियंस है वो एजुकेशन सुधारने की बात नहीं करते। कोई करता है तो बता दो, आप ढूंढ के बता दो सिरसा या आसपास में जी वाले बंदे बात करते हैं, जी बात ही नहीं करते। उनको पता है पढ़ाया ना, पढ़ाते ही बंदा कंट्रोल के बाहर है, फिर वो राइट्स की बात करेगा, सही गलत की बात करेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ। बिल्कुल श्री दरवेश, हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा है, मास्टर्स की डिग्री लोग हासिल कर लेते हैं, पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास मास्टरी नहीं है। हम इंजीनियर के बच्चों को देखते हैं कि अगर उन्हीं के कॉलेज में जनरेटर ख़राब हो जाता है तो एक अनपढ़ मिस्त्री उसको ठीक करने आता है। इससे दर्द भी होता है। लेकिन आपको चुनाव के भविष्य में चुनाव को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप सुन रहे थे हमारे साथ सीए दरवेश को। उनका साफ और सीधा कहना है कि राजनीति के अंदर पैसा या पावर कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में अगर किसी को राजनीति करनी है तो समाज के लिए अगर वास्तविकता में राजनीति करनी है, वो राजनीति सिर्फ ये है कि आपको लोगों के अंदर चेतना को जागृत करना होगा, आपको लोगों के साथ चर्चा करनी होगी और लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना शिक्षित करना है कि वो हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लायक हों और उसे समझने का उनके अंदर विवेक हो। तो ऐसे ही कुछ विज़न के साथ सीए दरवेश अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं और हम हमारे दर्शकों की ओर से और हमारी ओर से सीए दरवेश को चुनाव को लेकर शुभकामनाएं देते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम। हम आपको सिरसा के जो अन्य उम्मीदवार हैं उनका भी विज़न और उनकी भी जो चुनाव रणनीति चल रही है इस महाभारत में, वो पूरी आपको दिखाएंगे उनके पास ले जाकर। तब तक आपको मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्कार, मिलते हैं फिर।